दोस्तों हमारे देश के अंदर जब भी चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, अब वो चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, उन सारे चुनावों के अंदर चाहे बाकी सारे मुद्दे आएँ या ना आएँ, लेकिन हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा ज़रूर आता है, इसके बगैर तो इलेक्शन होता ही नहीं है। ख़ास तौर से मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक मुद्दे का भूत हमेशा बाहर निकल कर आता है अचानक से और वो मुद्दा है मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत सारे नेता अपने भाषणों में लोगों को सामने ये चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि भाई मुझे वोट दे दो वरना ये देश बहुत जल्द ही एक मुस्लिम देश बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। कभी कहते हैं कि भाई मुसलमान जानबूझकर साजिश के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वो आबादी बढ़ा दें अपनी और फिर यहाँ पर शरिया लॉ लगा दें और इंडिया को भी एक मुस्लिम देश बना दें। अगर तुम इसे नहीं बचाओगे अभी मतलब मुझे वोट नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा? क्योंकि मुसलमानों के लिए तो ऑलरेडी 50 से 60 देश हैं, लेकिन हिंदुओं के पास तो एक ही देश है। अब यहाँ भी मुसलमान साजिश के तहत बच्चे बढ़ा रहे हैं, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? और तो और कुछ लोग तो 4 कदम और आगे बढ़कर हिंदुओं से ये तक अपील करने लगते हैं कि भई कुछ करो, 4-4 बच्चे पैदा करो, ताकि वो हमारे धर्म की रक्षा करें और जो मुसलमान तेज़ी के साथ आबादी बढ़ा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर सकें। यानी ज़्यादा बच्चे पैदा करने की भी अपील करने लगते हैं। और इस बार 2024 के इलेक्शन में तो एक नया ही एंगल आया है। इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि भई आबादी तो जो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। अगर कुछ नहीं किया, तो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि हिंदुओं की, उसको कांग्रेस चाहती है कि ये मुसलमानों में बाँट दे। तो अब मामला ये है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस मुस्लिम आबादी के मुद्दे को लेकर इतना ज़्यादा गदर मचता है हमेशा, लोगों को इतना ज़्यादा भड़काया जाता है, आखिर उस मामले की सच्चाई क्या है? क्या सच में मुसलमानों की आबादी इतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है जितना बताया जाता है? क्या सच में आने वाले कुछ सालों के अंदर यानी 2050 और 60 तक इंडिया में शरिया लॉ लागू हो जाएगा, इंडिया भी एक मुस्लिम देश बन जाएगा? तो चलिए इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले फर्टिलिटी रेट के बारे में समझना होगा। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक औरत कितने बच्चे जन रही है। मिसाल के तौर पर किसी देश के अंदर हर औरत एवरेज 2 बच्चों को जन रही है तो कहा जाता है कि इस देश के अंदर फर्टिलिटी रेट 2 है यानी कि 2 है। कहीं पर 4 बच्चे जन रही है हर औरत एवरेज तो कहा जाता है कि यहाँ का फर्टिलिटी रेट 4 है यानी कि 4 है। आज के दौर में फ़िलहाल 2 यानी कि 2 को अच्छा फर्टिलिटी रेट माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि 2 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो इस देश की आबादी सही दिशा में जा रही है, बैलेंस हो रही है। लेकिन अगर 2 से नीचे होता है तो आबादी घटना शुरू हो जाती है, ऊपर जाता है तो आबादी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। 2 को बैलेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है औरत ही जनती है लेकिन आदमी के बगैर तो नहीं जन सकती। तो 2 लोग हैं, अब उन 2 के जोड़े से अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मतलब बैलेंस है। जितनी आबादी है आगे भी उतनी ही बनी रहेगी। वैसे आपको बता दूँ कि फर्टिलिटी रेट जब ज़्यादा गिर जाता है तो वो भी बहुत सारे देशों के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे रशिया गिरती हुई आबादी से परेशान है, साउथ कोरिया परेशान है, नॉर्थ कोरिया परेशान है, इसके अलावा जापान परेशान है। तो ये सारे वही देश हैं कि जिनका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है, आबादी बड़ी तेज़ी के साथ सिकुड़ती जा रही है। अब जिस देश में भी फर्टिलिटी रेट तेज़ी के साथ गिरता है, आबादी बहुत कम होने लगती है, उसका जो आगे नुकसान होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन सबसे पहला जो नुकसान होता है वो ये कि वहाँ की यंग आबादी कम हो जाती है, यानी ज़्यादातर आबादी बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि नए बच्चे कम पैदा होते हैं और जो पुरानी आबादी जो बैलेंस वाली होती है, जो ज़्यादा लोग होते हैं, वो अब बूढ़े होना शुरू हो चुके होते हैं। तो इसकी वजह से अब पूरा देश डामाडोल होने लगता है, सिस्टम बिगड़ने लगता है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो उस देश का युवा होता है, उस देश का यूथ होता है। बात करें इंडिया की तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया की आबादी बहुत तेज़ी के साथ अभी भी बढ़ रही है, पहले से बढ़ती आई है। आगे भी कुछ वक़्त तक बढ़ेगी मगर क्लियर हो चुका है कि बहुत जल्द अपने पीक पॉइंट को छू लेगी और फिर लगातार गिरना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि आपने नोटिस किया होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भले ही कितना गदर मचाते रहें और उनके चाहने वाले नेता भी भले ही भाषणों में कितना भी भड़काते रहें, लेकिन वही पार्टी, वही गवर्नमेंट कभी इस मामले पर एक्शन नहीं लेती है, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई बिल लेकर नहीं आती है, कंट्रोल करने को लेकर कोई पॉलिसीज़ वगैरह लेकर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुद्दा भड़काना है भड़का दो, लेकिन ऑलरेडी ये चीज़ कंट्रोल हो चुकी है। इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है इस वक़्त वो है 2.03 यानी कि यहाँ पर भी हर औरत एवरेज 2 बच्चों को ही जन रही है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, कि भई आबादी तो बढ़ रही है, आगे जाकर गिरना भी शुरू हो जाएगी जो बता दिया मैंने। लेकिन जो आबादी बढ़ रही है इसमें मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी का क्या सच है? किसकी आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और किसकी कम तेज़ी के साथ बढ़ रही है? तो दोस्तों इसका जवाब हम गवर्नमेंट के ही डेटा से ले लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा पर तो हर कोई भरोसा करेगा।
और वो भी जब ये डेटा उस गवर्नमेंट का हो कि जो ऑलरेडी इसी मुद्दे को लंबे वक्त से उठाती आई है और लोगों को इसको लेकर भड़काती आई है। तो नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। ये सर्वे इन्होंने किया था 2019 से लेकर 21 तक के बीच में और उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश की थी। इनका 5वां अटेम्प्ट था। इसमें इन्होंने कहा है कि पूरे ही देश की जो आबादी है वो लगातार बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही है। तो बढ़ती आबादी को लेकर जो परेशान है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मामला धर्मों का है, रिलीजन का है, अलग-अलग कम्युनिटी का है, तो सारी ही कम्युनिटी की जो फर्टिलिटी रेट है, जो आबादी है, वो बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही है। और उसमें भी सबसे ख़ास बात ये है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जिनका फर्टिलिटी रेट गिरा है, जिनकी आबादी गिरी है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। क्योंकि 1991 और 93 के दौर में जो सर्वे हुआ था, उसमें हिंदू लोगों का जो फर्टिलिटी रेट था, वो था 3.3, यानी कि हर हिंदू महिला 3 से ज़्यादा बच्चों को जन रही थी। और मुस्लिम महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेट था वो था 4.4, यानी कि हर मुस्लिम औरत 4 या 4 से ज़्यादा बच्चों को जन रही थी। अब ठीक 30 साल के बाद हिंदू कम्युनिटी का फर्टिलिटी रेट गिरकर हो गया है 1.94, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी का गिरकर हो गया है 2.6। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अभी भी ज़्यादा है। जी बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन गिरावट किसकी तेज़ी से आई है ये देखने वाली बात है। 1991 और 93 के दौर से लेकर 2021 के दौर तक हिंदू महिलाओं के फर्टिलिटी रेट में जो गिरावट है वो 41% की है। लेकिन जो मुस्लिम महिलाओं के फर्टिलिटी रेट में गिरावट है वो 46% की है। यानी बाकी सारी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में मुसलमानों की आबादी इन 30 सालों के अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये क्लियर हो गया है कि आने वाले सालों में कभी भी इंडिया में ऐसा माहौल नहीं आने वाला है, कभी भी ऐसे हालात नहीं पैदा होने वाले हैं कि जब मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर भी पहुँच जाए या उनको क्रॉस कर दे। बल्कि हमेशा मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से कम रहेगी और ये जो आज के दौर में हमें फ़ासला नज़र आ रहा है, लगभग दोनों कम्युनिटी के बीच आबादी में इतना ही फ़ासला बना रहेगा। बल्कि इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर मुद्दा तो ये होना चाहिए कि देश की बाकी सारी कम्युनिटीज़ की तरह मुसलमानों को पॉलिटिक्स में बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग रिपोर्ट्स उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1952 में मुसलमानों की पूरे देश में आबादी थी 10% और राजनीतिक हिस्सेदारी थी सिर्फ और सिर्फ 4%। 2019 में आ जाइए अब डायरेक्ट, यानी जब लास्ट बार इलेक्शन हुए, मुसलमानों की आबादी पूरे देश में 14% थी और अभी भी जो राजनीतिक हिस्सेदारी थी, जो लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी थी, वो 4.9 यानी कि 4.9 ही थी। सिर्फ 1980 ही वो साल था कि जब देश में मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा थी। उस वक्त पूरे देश में मुसलमानों की आबादी थी 11% और जो राजनीतिक हिस्सेदारी थी वो थी 9%, यानी कि बिल्कुल लगभग करीब में पहुंच गई थी। लेकिन उसके अलावा कभी भी ऐसा माहौल ना तो पहले देखने को मिला और ना ही बाद में देखने को मिला। विधानसभा की भी बात कर लें, लोकसभा से हटकर यानी अलग-अलग राज्यों की, तो असम में मुसलमानों की आबादी है 28%, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी है सिर्फ 19%। इसके अलावा बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 23% और हिस्सेदारी है सिर्फ 14%। केरला में आबादी है 22%, लेकिन हिस्सेदारी है सिर्फ 17%। यूपी में भी लगभग आबादी है 17% और हिस्सेदारी है सिर्फ और सिर्फ 9%। तो पूरे ही देश में ओवरऑल मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। तो मुद्दे की बात यह है ना कि मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी जो ऑलरेडी अब एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।